नमस्ते दोस्तों, मेरे सुनो गवर्नमेंट चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं अनीता चौहान, पत्नी श्री प्रेमपाल सिंह चौहान, डिप्टी मैनेजर, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नंगल। आज के वीडियो में एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम से संबंधित एक नई जानकारी देने के लिए मैं आप सबको मेरे हस्बैंड श्री प्रेमपाल सिंह चौहान से मिलवाती हूं, जो इस विषय के जानकार है। तो चलते हैं। दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे से होंगे। दोस्तों फिर एक नया वीडियो लेकर हम आपके सामने हैं। आज का जो वीडियो है मैं उसमें ये सभी पेंशनर्स 75 लाख पेंशनर्स के लिए है। और मेरी अपनी सोच ये है कि हमारे देश के अंदर जो अभी आंदोलन चल रहे हैं, 2-3-4 संगठन हैं जो आंदोलन कर रहे हैं, उनकी नजर इन पॉइंट्स पर जो हम इस वीडियो के माध्यम से उठाते हैं उन पर क्यों नहीं जाती। ये हमारे वीडियोस को देखने वाले लोग हर देश के हर कोने कोने से हैं और वो निश्चित रूप से उनको बताते होंगे, लेकिन फिर भी वो अपने एजेंडे में शामिल इसको क्यों नहीं कर रहे हैं, ये मेरी समझ से परे है। तो दोस्तों ऐसा ही पॉइंट आज फिर मैं आपके सामने लेके आया हूं। पिछले मेरे सारे पॉइंट जितने मैंने उठाए हैं वो आपको मालूम ही है। दोस्तों ये है हमारी ईपीएस पेंशन स्कीम की हैंडबुक, ठीक है जी। एम्प्लॉयज पेंशन स्कीम 1995 की हैंडबुक है ये। और हैंडबुक में एक क्लॉज था 12A, जिसको बाद में ऐड किया गया था। इसमें कम्यूटेशन का ऑप्शन है। और कम्यूटेशन का क्या ऑप्शन था कि हम आपकी जितनी भी पेंशन है आप उसकी 1/3 मान लीजिए। इसमें एक एग्जाम्पल दिया गया है कि आपकी पेंशन मान लो 600 रुपए है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, तो आप इसका 1/3 यानी 200 रुपीज इसका कंप्यूट करा सकते हो 15 साल के लिए। तो आपको पेंशन कितनी मिलेगी? 1/3 इंटू 600 इंटू 100, यानी आपको जो अमाउंट मिल जाएगा 100 टाइम्स आपकी पेंशन का, जितनी पेंशन आप छोड़ते हैं 1/3 छोड़ते हैं, उसका 100 टाइम्स आपको 20,000 रुपए उस समय इकट्ठे मिल जाते और फिर आपको 400 रुपए पेंशन मिलती रहती। यह था एक कम्यूटेशन जिसको 2008 में ईपीएस ने विड्रॉ कर लिया। यहां मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि हमारी पेंशन स्कीम जब बनाई गई थी 1995 में, इसमें ये सब क्लॉजेज बहुत अच्छे थे और ये बिल्कुल एम्प्लॉइज के फेवर में थी। लेकिन बाद में धीरे धीरे इसको एक्चुअल डेफिसिट के नाम पर इनको सबको खत्म कर दिया, धीरे धीरे इस पॉलिसी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया, टोटल बर्बाद कर दिया गया। चलिए ये जो इशू है कम्यूटेशन का, इसको हम मान लेते हैं कि ये हमारा ही फंड था, हम बेच देते थे, चलो एक फैसिलिटी नहीं मिल रही। लेकिन इसके साथ में ही 2008 में आपने एक इशू को खत्म कर दिया, ऑप्शन ऑफ द रिटर्न ऑफ कैपिटल, सेक्शन 13। इसमें क्या था? इसमें 3 ऑप्शन दिए गए हैं। मैं उनकी डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि इसके ऊपर हमारी कोई क्लास नहीं है अभी और ना हम उसको समझना चाहते हैं। इसमें हम सिंपली समझना चाहते हैं कि इसमें 3 ऑप्शन दिए गए थे कि आप एम्प्लॉयज की डेथ के बाद, पेंशनर की डेथ के बाद 90%, इसके डिफरेंट टाइप के ऑप्शन दिए गए हैं। ये किसी में 100 टाइम्स है, किसी में 90 टाइम्स है। यानी नॉमिनी को आपका जो भी कॉर्पस होगा उसका जितना भी अमाउंट होगा वो आपके नॉमिनी को मिल जाएगा। ये सेक्शन 13 था, इसको 2008 में खत्म कर दिया गया। यानी यदि किसी की आज की डेट में डेथ हो जाती है और उसके नॉमिनी की भी डेथ हो जाती है तो आपका पैसा डूब गया, यानी आपके पैसे को हड़प लिया गया ईपीएफओ द्वारा। सीधे सीधे बात करें तो सीधे सीधे इसका मतलब यह है कि रिटर्न ऑफ कैपिटल था ओरिजिनल पेंशन में, लेकिन इसको खत्म कर दिया गया सेक्शन 13 को। अब हम आते हैं इसको कब खत्म किया गया। इसको ये भी ईपीएस स्कीम ही है और उसके इसका दूसरा हैंडबुक ना होके ये 52 पेजेस का ऑप्शन है जो कि नेट पे अवेलेबल है, आप भी देख सकते हैं उसे। ये 12A को जीएसआर 688E 26/9/2008 से इसको खत्म कर दिया गया जीएसआर नोटिफिकेशन के माध्यम से। और 13 को जो रूल 13 बताया मैंने, जिसमें रिटर्न ऑफ कैपिटल का प्रावधान था, इसको भी 2008 में खत्म कर दिया गया। और साथ में पता है इसमें क्या किया गया? साथ में यह भी कर दिया गया कि जो लोग रिड्यूस्ड पेंशन लेंगे उनका पहले 3% था,
बाद में उसे 3 से बढ़ा के 4% रिड्यूस करने का इन्होंने निर्णय लिया। ये भी एक्चुअल डेफिसिट के नाम पे लिया गया, जो कि बिल्कुल गलत है और ऐसा नहीं था। क्योंकि जब तक आप 2008 में कहां, आज हम फंड देखते हैं तो कई गुना आपका बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन आप एक्चुअली डेफिसिट दिखाते चले जा रहे हो। चलिए, अब मैंने 2 चीज बताई आपको। अब आते हैं हम इसको, ये वो नोटिफिकेशन है जिसके माध्यम से ये जीएसआर का नोटिफिकेशन 11 नवंबर 2008 का है, जिसमें ये 12A और 13 को खत्म कर दिया गया और ये 3 से 4% इसका रिड्यूस पेंशन कर दी गई। अब हम आते हैं आज की डेट में हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास कुछ आधार होना चाहिए जब हम किसी से बात करते हैं। आज भले ही हमारे जो पेंशनर्स हैं वो चाहे सांसद हेमा मालिनी से बात कर रहे हो, चाहे सुप्रिया सुले से बात कर रहे हो, लेकिन जब प्रधानमंत्री को लिखते हैं या किसी मंत्री से बात करते हैं तो वो ये चीजें उठाएं कि इस केस में क्या है, जो चीजें आज हम इनके माध्यम से लेके आया हूं मैं आपसे। अब आते हैं हम हैंडबुक ऑफ ओपीएस पे। ये ओपीएस मानी ओल्ड पेंशन स्कीम, जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट की है। उस सेंट्रल गवर्नमेंट में क्या प्रावधान है आदमी के खत्म होने के बाद, आदमी की डेथ के बाद। देखिए, एक तो ये रूल 254 है, इसमें क्या कहा गया है। इसमें हम ये बात देखते हैं, इन केस द गवर्नमेंट ऑफ एम्प्लॉय डाइड, यदि गवर्नमेंट एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है ड्यूरिंग द सर्विस, व्हाइल इन सर्विस, तो उसको उसकी लास्ट बेसिक का यानी उसकी सैलरी का 50% लास्ट ड्रॉन को 10 साल तक उसकी वाइफ को ऐसा का ऐसा ही मिलेगा। यानी यूं कह सकते हैं कि 10 साल तक 100% पेंशन मिलेगी और देयर आफ्टर 30% मिलेगी। देयर आफ्टर भी उसका 50% नहीं है, देयर आफ्टर 30% मिलेगी। यानी किसी इंप्लॉय की डेथ हो जाती है तो उस केस में 10 साल तक 100% पेंशन, यानी लास्ट सैलरी का 50% यानी 100% पेंशन उसकी वाइफ को मिलेगी 10 साल तक। एक प्रोविजन ये था, ये है ओपीएस में आज भी। एक प्रोविजन मैं दूसरा भी दिखाना चाहता हूं आपको कि एक प्रोविजन ये है कि यदि पेंशनर की डेथ हो जाती है, भाई मान लीजिए 58 में आदमी रिटायर हुआ और 59 में उसकी डेथ हो गई, तो आप तो उठा के, या दूसरा पॉइंट मैं कह रहा हूं, अभी हमें हायर पेंशन लेना है लोगों को। हायर पेंशन के आपने 30 लाख रुपए जमा कर दिए और विद इन 6 मंथ 1 ईयर आपकी डेथ हो जाती है, तो उस कंडीशन में आपके तो 30 लाख भी गए, क्योंकि आपकी वाइफ को तो 50% पेंशन हो जाएगी और 50% पेंशन जब हो जाएगी तो उस 30 लाख की वैल्यू आपकी, आप ये मान लीजिए कि 0 हो गई, वो 30 लाख भी हाथ से गया और वो पैसा कभी आपको मिलेगा भी नहीं। ऐसे केस में ओपीएस में क्या प्रावधान है? देखिए, ओपीएस में प्रावधान ये है, ये हैंडबुक है ओपीएस की, सीसीएस रूल 1972, ऑन द डेथ ऑफ द पेंशनर और फैमिली पेंशनर, एनहेंस्ड रेट ऑफ द फैमिली पेंशन यानी दैट इज 50% विल बी पेड फॉर ए पीरियड ऑफ 7 years फ्रॉम द डे फॉलोइंग द डेथ ऑफ द डेट ऑफ द पेंशनर would be attained the date age at 67 years whichever is earlier। यानी या तो 7 साल तक या फिर 67 इयर्स एज तक उसको 50% पेंशन यानी 100% पेंशन मिलेगी उसकी वाइफ को। भाई ऐसा ही आप ओपीएस में भी, ईपीएस में भी तो कर सकते थे। ईपीएस में जो ये एग्जाम्पल है कि यदि किसी पेंशनर की डेथ 60 साल में हो जाती है, 61 साल में हो जाती है, तो उसका पैसा तो कभी रिकवर नहीं हो रहा है और उस पैसे की रिकवरी के लिए कम से कम हमें ऐसा करना चाहिए था कि 67 इयर्स तक, 67 इयर्स या 7 साल, दोनों में से जो भी पहले हो, उस तक 100% पेंशन मिलेगी। 100% यानी जितनी आपकी डिसाइड होती है। इसमें ओपीएस में लास्ट बेसिक का 50% होती है, यानी इसको 100% पेंशन कहेंगे। तो 67 इयर्स तक यह पेंशन उस केस में पूरी मिलती है। अब यदि 62 में आदमी की डेथ हो गई, 63 में आदमी की डेथ हो गई, तो कम से कम यह तो है कि 4 साल तक 100% पेंशन उसकी वाइफ को मिलेगी, उसके नॉमिनी को मिलेगी, उसके स्पाउस को मिलेगी। लेकिन हमारे केस में यह चीज नहीं है। ठीक है, यह चीज थी लेकिन इसको खत्म कर दिया गया 2008 में। तो आज हमारे जितने भी ये हमारे पेंशन के आंदोलन के कर्ता धर्ता हैं, ये सब इस चीज को क्यों नहीं उठा रहे हैं कि मान लीजिए कोई व्यक्ति
59 में एक्सपायर हो जाता है, 60 में एक्सपायर हो जाता है, तो उसकी वाइफ को कम से कम 67 ईयर्स तक 100% पेंशन, जो कैलकुलेशन के हिसाब से 3000 आती है, 3000 ही मिले, 4000 आती है, 4000 ही मिले, लेकिन 4000 तो मिले 67 ईयर्स तक। लेकिन यह डिमांड भी नहीं की जा रही है, और आज की डेट में यह डिमांड नहीं की जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है, किसी भी एंगल से यह डिमांड आपको सुनने को नहीं मिलती कि आप हायर पेंशन के 30 लाख 40 लाख रुपए जमा कर देते हैं और अगले साल बंदे की डेथ हो जाती है, तो उसके पैसे का क्या होगा? क्या उसकी रिकवरी हो पाएगी 50% पेंशन से? कभी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। जब हम आज की डेट में यह देख रहे हैं कि हमारे जो प्रेजेंट पेंशन है, उसकी ही रिकवरी 4500 रुपए की, मैंने पिछले वीडियोस में आपको बताया है, कैलकुलेशन करके दिखाया है कि उसकी रिकवरी कभी भी नहीं होगी। आज की डेट में जिनकी पेंशन 3800 से ऊपर है, उनकी पेंशन की रिकवरी 59 ईयर्स में होती है, और 59 ईयर्स 60 साल के बाद कौन जिंदा रहेगा? और जिनकी पेंशन 4000 4500 है, उनकी पेंशन तो होगी ही नहीं, कभी रिकवरी नहीं होगी, जिनकी 4100 और उससे ऊपर है आज के इंटरेस्ट के हिसाब से। तो ऐसी कंडीशन में हमारे जो आंदोलनकारी लोग हैं, हमारे जो लोग वहां बैठे हुए हैं, जो लोग सरकार से बात करते हैं, उनको यह समझना चाहिए कि वो इसमें एक पॉइंट ये भी डालें। एक पॉइंट तो मैंने वो बताया था कि पेंशन, सीनियर पेंशनर जो है, जिसने 71 में रिटायर किया है, उसको मात्र 300 रुपए मिल रहा है, और जिसने 94 में ज्वाइन किया है, उसको एफपीएस के नाम पे 1000 से ज्यादा रुपए मिल रहे हैं, 1000 कंपनसेशन मिल रहा है। तो यह कितना बड़ा घोर अन्याय है उस व्यक्ति के साथ में, उसकी पेंशन के साथ में। उसने एफपीएस में जिसने 25 साल तक कंट्रीब्यूशन किया है, उसको 300 रुपए पेंशन, और जिसने 1 महीने के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, उसको 1000 रुपए पेंशन। यह तो भाई किसी अंधे को भी समझ में आता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आज मैं दूसरा पॉइंट यह उठा रहा हूं कि डेथ के केस में कम से कम जैसा ओपीएस में प्रावधान है, ऐसा ईपीएस में कर दें। चलो इससे थोड़ा बहुत कम कर दें, 1 साल कम कर लें, ज्यादा कर लें, लेकिन यह तो इंश्योर करें कि आज की डेट में आदमी 30 लाख 40 लाख रुपए जमा कर रहा है, और उसकी अगले 1 साल में 2 साल में डेथ हो जाती है, तो उसकी वाइफ को पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा? कम से कम 67 ईयर्स तक फुल पेंशन मिल जाएगी, तो उसको यह रहेगा कि 67 ईयर्स तक जितनी रिकवरी हो जाना है हो जाएगी, फिर आधी पेंशन पे उसकी फैमिली सर्वाइव कर सकती है। तो आज का जो वीडियो है, मैं इसी पॉइंट को विशेष रूप से लेके आया हूं आपके सामने कि हमारे जितने भी वीडियो देखने वाले लोग हैं, ये उन आंदोलनकारी जो एनएससी के प्रेसिडेंट हैं, जो ईपीएस से किसी भी संगठन के प्रेसिडेंट हैं, उनको ये काम ये सबसे प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। केवल हायर पेंशनर्स के लिए नहीं, आप उनके लिए भी देखिए जो हमारे देश के 75 लाख मेंबर से 75 लाख क्यों, हमें 5 करोड़। एक सबसे गलत बात यह है कि हम जब भी बैठते हैं आंदोलन पे, हम जब भी बैठते हैं तो हम ये बात करते हैं हम 75 लाख हैं, हम 75 लाख हैं। 75 लाख नहीं सर, 7 करोड़ मेंबर्स हैं ईपीएस के। हमें 7 करोड़ लोगों के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि 7 करोड़ कल को वो भी तो पेंशन लेंगे। आज जो पेंशन आप इतने आंदोलन के बाद डिसाइड कर लेंगे, क्या उन्हें दोबारा मौका मिलेगा इसको रिवाइज कराने का? नहीं मिलेगा। इसीलिए आज हमें 7 करोड़ लोगों की बात करनी चाहिए, ना कि 75 लाख पेंशनर्स की। तो मैं समझता हूं जो पॉइंट मैं बताना चाहता हूं वो सब आपकी समझ में आया होगा, और इसको मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे जो कर्ता धर्ता हैं वो इस पॉइंट को उठाएंगे। चूंकि अभी हम आंदोलन से नहीं जुड़े हैं, हम सर्विस में हैं, इसीलिए अभी नहीं जुड़ भी नहीं पा रहे हैं, अदरवाइज हम वहां होते और अब इन पॉइंट्स को खुद उठाते। तो अभी मेरी उन लोगों से जो लोग उनके टच में हैं, उनसे निवेदन है कि ऐसे पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट जो मैंने दोनों बताए आज ही, इन दोनों पॉइंट को उसमें जुड़वाइए, उनकी डिमांड में जुड़वाइए कि ऐसा होना चाहिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। आज की यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन जरूर दबाएं।